तो आज जो सुबह खबर आई वो अच्छी खबर नहीं थी। राष्ट्रीय राजनीति में मानसून सत्र बेहद अहम माना जा रहा था। कई तमाम चर्चाएं होनी थी, बेहद अहम चर्चाएं होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। महज 25% का काम होता है मानसून सत्र में और मानसून सत्र इसके साथ ही स्वाहा हो जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि अक्सर उन्हें चुप रहने की आदत है, लेकिन कभी कभी उन्हें बोलना भी पड़ता है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी भी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश खंडूरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, और साथ हमारे दीपक तिवारी भी होंगे इस पूरी चर्चा में। सबसे बड़ा सवाल राकेश खंडूरी जी आपसे पूछना चाहूंगा, मानसून सत्र हम किस तरफ जा रहे हैं? हंगामे के सत्र हैं ये? आज जब सत्र समाप्त हो गया, हम पहले से ही ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये सत्र चल पाएगा। हमें उम्मीद हो गई थी कि हंगामे की वजह से, चूंकि दोनों ही पार्टियां ऐसे स्टेज में आ चुकी थी कि उससे पीछे आना उनके लिए भी वहां पर संभव नहीं था। लेकिन यहां से एक सवाल राइज होता है, सामने आता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम इतिहास उठा लें, तमाम लोकसभाएं हमने देखी हैं, तमाम लोकसभा के सत्र देखे हैं, तमाम हंगामे हुए हैं, इससे बड़े हंगामे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से मानसून सत्र या किसी भी सत्र की बलि नहीं चढ़ी। हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए आशीष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो स्थितियां इस समय संसद में आपको दिखाई दे रही हैं, ये आज का जो राजनीति का जो चरित्र है, जो विकृत चरित्र आपको दिखाई दे रहा है वो है। अब देखिए, अवसरवादिता की राजनीति है, हर आदमी अपने वोट बैंक को लेकर मुद्दे उठाता है, उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहता है। इस समय जो प्रतिपक्ष है उसको ऐसा लगता है कि एक माहौल भ्रष्टाचार के विरोध में एक माहौल पूरे देश भर में बना है। और संसद का जो चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव बहुत नज़दीक है, अब ज़्यादा समय उसमें नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये महसूस हो गया है कि इसी मुद्दे से हम वहाँ चुनावी वैतरणी पार करेंगे। और इसके लिए संसद में अगर हम हंगामा करते हैं तो निश्चित तौर पर पहले पेज की हम खबर बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन भी आना चाहिए जब पहले पेज की खबर ये बने कि आज संसद की कार्रवाई चली। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे लिए ये बड़ी खबर होगी कि आज संसद की कार्रवाई चली। दीपक, एक सवाल यहां पर ये उठता है, 100 से ज्यादा बिल थे जो लटक गए हैं। हमने जब शुरुआत में पवन बंसल साहब का बयान सुना था, जब वो मानसून सत्र शुरू होने से पहले आते हैं और वो कहते हैं, जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या इस बार लोकपाल पे चर्चा होगी सदन में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता लोकपाल बिल पर क्या चर्चा होनी है, क्योंकि लगभग 100 से ज्यादा बिल हैं। उन्होंने ये बयान दिया था। 100 से ज्यादा बिल लटके रह गए, महज 4 बिल पास हो पाए हैं इस मानसून सत्र में, वो भी चर्चा नहीं हुई है इन तमाम बिलों पर, ये ध्वनि मत से पारित हो गए हैं। क्या लगता है दीपक, हमने मानसून सत्र इसीलिए इसको आहूत किया था कि हंगामा हो, 100 से ज्यादा बिल लटके रह जाएं, सिर्फ 4 बिल पास हो? देखिए आशीष, इससे पहले अगर हम डालें, इससे पहले जितनी भी लोकसभाएं रही हैं, 15वीं लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार हंगामा हो रहा है, बिल पास नहीं हो पा रहे और तकरीबन 100 से ज्यादा बिल लंबित पड़े हुए हैं जैसे सामने आ रहा है। और कई बिल ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से वहाँ पर लटके पड़े हैं। और अभी स्थिति ये हो गई है, मानसून सत्र को ही देख लेते हैं, जब लोकपाल बिल यहाँ पर, सॉरी बात की बात करें, कैग रिपोर्ट वहाँ पर पेश नहीं हुई थी, उससे पहले देखिए कुछ एक विधेयक पर चर्चा होने की कोशिश वहाँ पर की गई थी, लेकिन उस पर भी लगातार हंगामा रहा। इस बीच जब कैग की रिपोर्ट पेश होती है राज्यसभा में, उसके बाद दोनों सदनों में हंगामा होता है, तो कुछ बिल हंगामे के बीच पारित कराए जाते हैं। यानी कि अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि जो भी बिल है वो बिना हंगामे के पारित नहीं होते और किसी दूसरे मुद्दे पर सदन में हंगामा चल रहा होता है, लेकिन वो बिल को ध्वनि मत से पारित करा दिया जाता है। यानी कि जिन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जनता टीवी देख रही है, जनता लाइव सारी कार्रवाई देखती है, जनता चाहती है उन बिलों के अंदर की सारी चीजें हैं क्या, वो चीजों को समझना चाहती है। लेकिन स्थितियां ऐसी हो जाती है संसद में, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि बहस उस पर हो ही नहीं पाती और मजबूरन हंगामे के बीच ध्वनि मत से वो बिल पारित हो जाते हैं। जैसा हमने इस सत्र में भी देखा कि 4 विधेयक ऐसे थे जो ध्वनि मत से पारित तो हो गए, लेकिन उस पर चर्चा 1 मिनट भी वहां पर नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर ये ड्रॉबैक है हमारी संसद का, क्योंकि इससे पहले की स्थिति हम लोग देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की मैं बात करूं, 13 महीने वो सरकार उस समय चली थी, लेकिन उसमें 528 घंटे की बजाय 574 घंटे वहां पर काम हुआ था। यानी कि सिर्फ 13 महीने की हम बात करते हैं, तो जितना तय समय था उस समय में उससे ज्यादा वहां पर काम हुआ था। इससे पहले की सरकारें हम जितनी भी ले लेते हैं, पूर्व की सब जगह यही स्थिति थी, चर्चा वहां पर होती थी, सारी बातों को सुना जाता था। महत्वपूर्ण विधेयक जो जनता के काम के हैं, उन पर जनता उन चीजों को सुनती थी कि वाकई में उस बिल के अंदर का सार क्या है, वो बिल उनके किस किस काम के हैं और क्या क्या उनकी बारीकियां हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बिलों को ध्वनि मत से पारित कराया जा रहा है, क्योंकि ये स्थिति पैदा भी शायद इन्हीं लोगों ने की है। क्योंकि हम इस पूरे मानसून सत्र में अगर हम देखते हैं तो हंगामा वहां पर लगातार होता रहा और जिस तरीके से बातें लगाकर निकल कर आ रही हैं कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों ही लोग इसके लिए जिम्मेदार है और निश्चित तौर पर दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही, इसके लिए विपक्ष भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है सदन की कार्रवाई चलने के लिए। तो ऐसे में आप एक जिम्मेदार अगर विपक्ष वहां पर हो, वाकई में आप सरकार को घेर वहां पर रहे हो, उन मुद्दों को यहां पर उठा रहे हो जिन पर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, तो उन पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज समझ में नहीं आती खंडूरी जी, आपसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे, आखिर हम माननीयों को चुनकर भेजते क्यों हैं?
लोकसभा में हम क्यों भेजते हैं? जाहिर सी बात है कि हम एक देश को चलाने के लिए, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण के लिए भेजते हैं। एक हमारी संसदीय व्यवस्था है जिसमें हम देश को चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपने माननीयों को चुनते हैं। एक आंकड़ा है 1950 और 60 के दशक में, जहां सत्र 120 से 160 दिन चला करते थे, अब महज 60 या 70 दिन के ही होते हैं, मुश्किल से होते हैं। ऐसे में भी माननीय हंगामा करते हैं। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण दरकिनार हो जाता है, हंगामा ही रह जाता है। पहले से आपने अपने सत्र का समय घटा दिया और उस सत्र में भी आपने हंगामा बढ़ा दिया। बिल्कुल आशीष, पहली बात तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि हम चुनते क्यों हैं इनको। तो देखिए, आप जब आप वोट देने जाते हैं तो मेरा अपना सोचना यह है कि मैं अपनी निजी राय मेरी हो सकती है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो पब्लिक वोट देने जाती है तो वो कहीं भी अपने जो प्रत्याशी जो मैदान में खड़े हुए हैं वो कहीं भी आकलन नहीं करती है कि वो इतना योग्य है कि वो हमारे मसलों को उठाएगा, हमारे दुख दर्द दूर करेगा। वो सिर्फ कोई आइडियोलॉजिकली प्रभावित रहता है, कोई एक क्षेत्रवाद और राजनीति जो जातिवाद के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से वो उससे प्रभावित रहता है। इसी हिसाब से वोट डाले जाते हैं और उसी हिसाब से चुनाव होता है प्रतिनिधि का। आप देखिए, संसद के लोकसभा के चुनाव में जब प्रतिनिधि तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही, जब मैं अपने यूपी और इसकी बात कर लूं तो जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, उन्हीं के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। और वो उनकी जो जीत और हार है वो किसी मुद्दे पर नहीं होती है, बल्कि वो या तो वो लहर पर होती है कि जन विरोधी एक लहर है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके आधार पर वो चुनाव जीतते हैं, या फिर वो अपने कैडर के हिसाब से या अपने जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव जीतते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारा जो चयन है, जब तक हम लोगों का, जनता का चयन का तरीका नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम ये वोट देने इस हिसाब से नहीं जाएंगे कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो ईमानदार छवि का हो, जो आम आदमी के मसलों को संसद में उठाए, तब तक ये स्थितियां रहेंगी। और ये मेरा मानना है कि हंगामे का जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये घटेंगे नहीं और ज्यादा बढ़ेंगे। तो काम कई थे लेकिन कामों को करने का मौका नहीं मिल पाया। इस बार मानसून सत्र में 30 विधेयक पारित होने थे, जिनमें से सिर्फ 4 विधेयक ही पारित हुए हैं। 15 नए विधेयकों को सदन के पटल पर रखना था, लेकिन सिर्फ 5 विधेयक ही रखे गए हैं। ये जानकारी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कम से कम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के बारे में इतनी जानकारी आम आदमी को होनी ही चाहिए। एक सत्र में लोकसभा की कार्रवाई 108 घंटे चलती है, लेकिन उसे केवल 24 घंटे ही इस बार नसीब हुए। राज्यसभा की कार्रवाई 90 घंटे चलनी होती है, लेकिन इस बार महज 26 घंटे ही चले हैं, यानी लगभग 25% का ही आंकड़ा छू पाए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि संसद की कार्रवाई जब चलती है उस वक्त 36,000 रुपए प्रति मिनट का खर्च आता है, यानी अगर हिसाब लगाएंगे तो प्रति घंटे 21 लाख रुपए का खर्च आएगा। और एक दिन में 1.7 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के बीच का यह खर्च हो जाएगा आपका एक दिन का, जब आप की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई चल रही होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं दीपक तिवारी लगातार चर्चा के लिए। दीपक, इतने पैसे खर्च होते हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन की कार्रवाई पे। यकीनन इस अमीर देश के लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा महज इस हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। आम जनता का पैसा था, वो हंगामे की भेंट चला गया। उस पर हम जिक्र बहुत ज्यादा नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा देश ऐसे मामलों में बेहद अमीर हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अगर हम संसद की मर्यादाओं को देखें, जो शायद अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बची हुई है, जब गुत्थम गुत्था की नौबत उच्च सदन में आ जाती है तो मर्यादाएं तार तार होती साफ दिखती हैं। लेकिन जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ, इससे पहले भी बहुत कई बार ऐसे मौके आए हैं जब संसदीय कार्रवाई ठप रही है, लेकिन इस तरीके का हंगामा नहीं होता है। और कभी यूं नहीं होता है कि कहना पड़े किसी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी को कि ये पूरा सत्र हंगामे के लिए याद किया जाएगा। ऐसे में हम किधर की ओर जा रहे हैं, हमारी संसद किधर की ओर जा रही है, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर आशीष, जो आज का सत्र जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जब मीरा कुमार बाहर आती हैं तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बड़े दुख के साथ उन्हें कहना पड़ता है कि पूरा सत्र के दौरान कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ 25% वहां पर काम हो पाया। और 25% काम भी तब हुआ जब राज्यसभा में
ये बिल वहां पर पेश नहीं किया, कैग की रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। उसके बाद हामिद अंसारी ने भी बहुत एक बड़ी बात वहां पर उन्होंने बोली कि ये मॉनसून सत्र हंगामे के लिए याद किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर शायद इसके बजाय उनका बयान शायद ये होता तो बहुत अच्छा लगता, देश की जनता को भी बात अच्छी लगती कि इस सत्र में हमने इतने विधेयक पास किए और इतनी योजनाएं और इतने विधेयक जनता के जन कल्याण के थे और इसका फायदा लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को मिलेगा, देशवासियों को मिलेगा। लेकिन हामिद अंसारी साहब ये बोलते हैं कि सत्र हंगामे के लिए याद किया है, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, राज्यसभा में पहली बार एक ऐसी घटनाक्रम यहां पर हुआ है जब सपा और बसपा के सांसद आपस में भिड़ जाते हैं। लोकसभा में हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं, विधानसभाओं की बात करें, राज्य की विधानसभाओं में इस तरह की घटनाएं आम बात है। आज भी यूपी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण। उत्तराखंड की हम बात करें, यूपी की बात करें, उड़ीसा में आज ही की हम बात करते हैं, उड़ीसा में आज वहां पर हंगामा विधानसभा में जेल पे वो लोग सब पहुंच गए थे। तो निश्चित तौर पर लेकिन जब देश के उच्च सदन में इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में शर्मनाक है और हंगामे के लिए कोई सदन याद रखा जाएगा तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस पूरे सत्र के दौरान नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सोचने का विषय यह है सरकार के लिए कि वाकई में जो जिस घोटाले को लेकर वहां पर बवाल मचा था, भाजपा चलिए एक विपक्षी भूमिका वहां पर निभा रहा था, भाजपा ऐसा कहती है कि वो हंगामे इस वजह से हंगामा कर थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी यहां पर नहीं बनती थी कि वो उस गतिरोध को दूर करे? हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये बयान लगातार आए हैं कि हमने गतिरोध दूर करने का प्रयास यहां पर किया है। बयान दूर करने की जो कदम उठाए गए, क्या आपको लगता है कि वो गंभीर कदम थे? यूपीए 2 की सरकार क्या वाकई में चाह रही थी सर्वदलीय बैठकें जिस तरीके से होनी चाहिए थी, एक ऐसा गंभीर कदम उठना चाहिए था? क्या आपको लगता है उठाया गया सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए ये चीज पहले दिन स्पष्ट हो गई थी जब कैसी कैग की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद एक मंत्रियों की एक पूरी लाइन लग जाती है मीडिया के सामने इस बात का बखान करने में कि कैग की रिपोर्ट गलत है और कैग की रिपोर्ट ने गलत आकलन किया है सारी चीजों का। वो लोग तो इसके पीछे ये भी तर्क देते हैं हमारे कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की जो कोयला खदानें आवंटित हुई हैं उसमें से सिर्फ एक ही खदान पर काम शुरू हुआ है, बाकी खदानों पर काम शुरू नहीं हुआ है और इसमें से मैक्सिमम वो खदानें हैं जो निजी कंपनियों को आवंटित की गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पर ये कह के बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने खदान तो आवंटित कर दी लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कैग की रिपोर्ट सदन के पटल में रखी ही नहीं जाती तो इस बात का भी खुलासा कभी नहीं होता कि उन खदानों में काम हो ही नहीं रहा। अगर उन खदानों पर काम नहीं हो रहा तो खदानें क्यों आवंटित की गई? इसके पीछे सरकार ये तर्क देती है कि हमें पावर की वहां पर जरूरत थी, इस वजह से हमने बिना नीलामी के जल्दबाजी में सारी खदानें वहां पर आवंटित की, कोई नीति इसके लिए तैयार नहीं की गई। और एनडीए सरकार के समय जो नीति थी उसी नीति का यहाँ पर पालन किया गया। जब आपने नीति कोई निर्धारित नहीं की, आपने जल्दबाजी में सारी चीजें आवंटित की, तो उसके बाद जब उन खदानों पर काम शुरू नहीं होता तो वहां पर आप चुप्पी क्यों साध के बैठते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आज कैग की रिपोर्ट आती है तब इस बात का खुलासा होता है कि उन खदानों में काम ही नहीं हो रहा, यानी कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। भले ही इसमें बहुत बड़ा घोटाला ना हुआ हो लेकिन नीलामी लेके आप खान को आपने अपने पास रख लिया, आपने पैसा तो विड्रॉ कर लिया लेकिन वो पैसा आपने खर्च करने की बजाय अपने अकाउंट में रख लिया। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपने वहां पर काम नहीं किया। तो सवाल तो यहाँ पर भी उठते हैं। तो ऐसे में सरकार जो तर्क यहाँ पर दे रही है वो कहीं से भी गले से नीचे नहीं उतरते, लेकिन कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से ये होनी चाहिए थी जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भाजपा भले ही 2 कदम आगे बढ़ के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ये बात वो लोग भी अच्छी तरह जानते थे। बजाय इसके कि आप कैग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते, आप किसी भी तरह से विपक्ष को वहां पर राजी करते कि इस पर चर्चा हो, जिस तरह से भाजपा ने आखिरी के दिनों में नरमी दिखाई। मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता दीपक की जो बयान दिए श्री प्रकाश जायसवाल का बयान मुझे याद आता है, आप शायद उसी का जिक्र करना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे कि जिन खदानों को आवंटित किया गया, जिनका आवंटन किया गया, उनमें खदान का काम तो शुरू ही हुआ नहीं, उसमें से कोयले की निकासी नहीं शुरू हुई है। सरकार अगर यही बात मान लेती है, वहां पर संसद में अगर ये बात मान लेती, और यकीनन मुझे लगता है कि वहां पर एक गतिरोध, आखिर आप यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ सकते थे गतिरोध को दूर करने के लिए। ये कोशिश भी तो हो सकती थी संसद में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, बिल्कुल। अगर जब कैग की रिपोर्ट वहां पर पेश की गई तो जिस तरीके से भाजपा ने जब वहां पर घेरना शुरू किया सरकार को कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, तो आप तब कैग को वहां पर कोस रहे थे। अब यही बात आप उसमें स्पष्ट कर देते, पहले ही दिन स्पष्ट कर देते, हाँ ऐसा हुआ है, वहां पर काम शुरू नहीं हुआ, वास्तविक स्थिति ये है, अब हम इसमें बहस करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर देर करी। सरकार को ये लगा था कि शायद ये मुद्दा इतना लंबा नहीं खींचेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष मान जाएगा, इतना हंगामा वहां पर नहीं होगा। लेकिन शायद ये उनकी भूल थी और भाजपा ने पूरी तरह से सरकार को यहां पर घेरा है। लेकिन ये गलती सरकार ने शुरुआत में की, अगर ये गलती वहां पर नहीं की होती शायद मुझे लगता है कि हालात आज बहुत अलग होते। जो 100 विधेयक अभी लटके पड़े हैं, जो 30 विधेयक यहां पर पेश किए जाने थे, सिर्फ 5 विधेयक यहां पर पेश किए गए, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर थोड़ी बदली भी होती। और जो अहम मुद्दे थे देश के सामने जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो रिपोर्ट हमने इससे पहले अभी देखी है, असम हिंसा की आग में सुलग रहा था पूरा पूर्वोत्तर, मुंबई की बात करें वहां पर भी यही स्थिति, उत्तराखंड में आपदा यहां पर आई थी, देश के कई हिस्सों में बाढ़ उस समय आई थी, कई हिस्से सूखे की वहां पर चपेट में थे। तो जब ऐसी स्थितियां देश में है तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ हंगामा कर रहे हो और एक रिपोर्ट के बिहाफ पर आप उस रिपोर्ट बनाने वाले को कोस रहे हो, ये कहीं से भी जायज नहीं लगता। बीजेपी को क्या आप क्लीन चिट दे सकते हैं दीपक यहाँ?
बिल्कुल नहीं। देखिए बीजेपी का जो स्टैंड शुरू से इसमें रहा, तो बीजेपी बिल्कुल भी क्लीन चिट की आधा यहाँ पर भाव नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि उनको क्लीन चिट यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन से उन्होंने सिर्फ एक मांग को पकड़कर वो लोग यहाँ पर अटक गए थे कि हमें इस्तीफा चाहिए वरना हम सत्र नहीं चलने देंगे। तो अगर शायद बीजेपी ये कोशिश करती कि इस पर बहस होती, जो सरकार ने प्रस्ताव रखा था, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसमें शुरुआत में नरमी दिखानी चाहिए थी। बीजेपी ने हालांकि आखिरी में इस नरमी को दिखाया कि पीएम के इस्तीफे की मांग हम वापस लेते हैं, आप कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दो और इसके साथ स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करवा दो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी देर इसको लेकर कर दी, सिर्फ 2 दिन का समय बचा था। मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर संसद के अंदर हो जाता, बहुत बड़ी चर्चा यहाँ पर हो जाती। निश्चित तौर पर बीजेपी अगर चर्चा के लिए तैयार यहाँ पर हो जाती तो कई चीजें निकल कर आती। और सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की हालांकि इसमें 2 ही मुख्यमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका यहाँ पर संदेह के घेरे में है। और जब कोल ब्लॉक आवंटित हुए थे तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में भी ये सवाल है, भले ये सवाल कांग्रेस ने उठाया हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी सवाल है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि क्या वाकई बीजेपी इस मामले में पाक साफ है कि वाकई बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कैसे इस बात का खुलासा होगा? हालांकि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, रमन सिंह ने वहां पर खुद इस बात को बोला था कि अगर मैंने पत्र लिखा है तो आप उस पत्र को पेश करें। पीएमओ में पत्र रखा होगा, हालांकि वो पत्र सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां पर पाक साफ नहीं हो जाती। और अगर चर्चा होती तो कई बारीकियां निकलकर सामने आती, ये बात भी निकलकर सामने आती कि वाकई में ऐसा हुआ था, क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था। माना अगर उन्होंने पत्र लिखा था तो इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्या वाकई में वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनकी मंशा वाकई में यही थी कि सरकारी खजाने को नुकसान यहाँ पर पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजें निकल कर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी लोगों के जेहन में है। निश्चित तौर पर मेरे भी जेहन में सारी चीजें हैं, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही, तो वो भी इन बिंदुओं को लेकर जांच कर रही होगी। हालांकि अभी तक बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री का, किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा के सांसद विजय डरदा का नाम आया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में जो स्कूल शिक्षा मंत्री राजेंद्र डरदा, उनका नाम यहाँ पर आया है। डीएमके के एक नेता का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। हालांकि भाजपा कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में अभी भी है कि क्या वाकई में भाजपा इस पूरे मामले में पाक साफ है। और निश्चित तौर पर अगर बहस होती आशीष, तो इसका खुलासा होता और स्थिति सबके सामने होती। अब यह लड़ाई पहुंच जाएगी सड़क तक। मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई का ब्लूप्रिंट, मास्टर प्लान पहले ही तैयार हो गया था। किस तरीके से मानसून सत्र में कैग की रिपोर्ट या किसी भी ऐसे मुद्दे को लपक लेना है, बीजेपी ने शायद पहले से ही सोच रखा था, और उसके बाद धीरे धीरे उसने पूरी एक तैयारी की। अब शायद 2014 की ओर बढ़ रही है बीजेपी भी। कांग्रेस भी ये जानती है, उसे भी 2014 दिख रहा है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी के लिए सत्ता खाली कराई जा रही है, सिंहासन खाली कराया जा रहा है। और वहीं बीजेपी में तमाम प्रधानमंत्री उस वक्त शायद हो सकते हैं, उसकी दावेदार हो सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हंगामे का ब्लूप्रिंट पहले तैयार हो चुका था। नहीं, निश्चित तौर पर देखें आशीष, 2014 की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी लंबे समय से छटपटा रही है केंद्र की सत्ता में आने को, क्योंकि देखते हैं कि लगातार 8 सालों से कांग्रेस अभी केंद्र की सत्ता में यहाँ पर काबिज रही है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की पूरी कोशिश यही भी किसी भी तरीके से यहाँ पर सत्ता हासिल की जाए। और जब ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी थी, जब कैग की रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, लगातार हंगामा मचा था, और बीजेपी ने एक बार इस बात को बोला था, आपको याद होगा कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा भाजपा के सभी सांसद यहाँ पर दे देंगे, जितने भी 116 सांसद उनके यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं उस समय ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव यहाँ पर हो, और भाजपा ने एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार किया था कोयला घोटाले को लेकर कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पूरे देश में अगर मध्यावधि चुनाव की स्थिति पैदा होती है तो वो उसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाए और कांग्रेस को हैट्रिक करने से यहाँ पर रोके। क्योंकि लगातार 2 टर्म से कांग्रेस यहाँ पर सरकार चला रही है, तकरीबन 20 महीने का वक्त अभी बाकी है। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने खुद बयान दिया था, और जब तेहरान से वो लौटे थे तो विशेष विमान में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बोला था कि मैं फिलहाल इस्तीफा नहीं देने वाला, और भाजपा के कहने पे मैं कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। और अगर भाजपा ये ख्वाब देख रही है कि वो सत्ता में काबिज होगी तो भाजपा को 2014 का इंतजार करना होगा। यानी कि उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि भाजपा की जो मंशा है मध्यावधि चुनाव की, अगर ऐसा सोच रही है तो उसको फिलहाल हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और अगर उसको लगता है कि वाकई में कांग्रेस ने गलत किया है, वाकई लोग घोटाले में शामिल है, तो आप 2014 का इंतजार करो, जनता ये फैसला करेगी कौन गलत था कौन सही है। लेकिन भाजपा ने पूरी कोशिश यही की थी कि सारी चीजें हो पाए, लेकिन जब लगा कि वाकई में ये स्थितियां नहीं होने जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि भाजपा का जो एजेंडा था कि आने वाले, अब दिसंबर की बात करना चाहूंगा, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए। तकरीबन बीते अगले 1 साल में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। तो मुझे लगता था जब भाजपा को लगा कि उसका 2014 का मिशन यहाँ पर फेल होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होने उन पर अपनी निगाह बना के रखें और इस मुद्दे को पूरे मानसून सत्र में हंगामा मचाए रखें ताकि मुद्दा ठंडा ना पड़े। और जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने बयान दिया है, अरुण जेटली ने बोला है दिल्ली में कि अब संसद से बाहर भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यानी कि उनकी पूरी कोशिश यही है कि आने वाले चुनावों तक, विधानसभा चुनाव तक, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए
ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसका फायदा मिल पाए और कांग्रेस के भी जनता के बीच यही प्रचारित किया जाए कि कांग्रेस 2G स्कैम में कांग्रेस के मंत्री शामिल रहे। अब इतना बड़ा घोटाला यहां पर आ गया है, कॉमनवेल्थ घोटाले की हम बात करते हैं, वहां पर इतना बड़ा घालमेल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक माहौल देश की जनता के बीच लेकर जाना है ताकि घोटाले के मुद्दों पर ये अगला 2014 का आम चुनाव लड़ा जाएगा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तैयारी बीजेपी ने की है 2G वाले मामले पर, लगातार संसद शीतकालीन सत्र 2010 में पूरा हंगामेदार वहां पर रहा था, संसद बिल्कुल नहीं चल पाया था। अभी की हम बात करते हैं, लगातार हंगामा वहां पर हो रहा है और भाजपा उस बात की दुहाई भी यहां पर दे रही है। जब भाजपा से सवाल किया गया था कि आप सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, इसके पीछे आपको नहीं लगता कि जनता का यहां पर नुकसान हो रहा है, जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है? तो उस समय भाजपा के नेताओं का तर्क यह था कि 2010 में शीतकालीन सत्र जब संसद का था, 2G घोटाला यहां पर सामने आया था, अगर हम लोग हंगामा नहीं करते तो शायद डी राजा जेल में नहीं होते, डी राजा जेल नहीं जाते, उनको इस्तीफा शायद वो नहीं देते। यानी कि भाजपा उस मुद्दे को भी दोबारा से कैश कराने की पूरी कोशिश कर रही है कोयला घोटाले के बहाने, यानी कि उसका पूरा मुद्दा भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर 2014 के चुनाव में जाना है और शायद इन्हीं चीजों को लेकर वो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं देश में 10 राज्यों में, वहां पर भी जाएगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर चीज आती है कि जो आमदेव का आंदोलन हुआ, अन्ना का वहां पर आंदोलन हुआ, टीम अन्ना ने वहां पर अनशन किया, भाजपा रामदेव के मंच पर वहां पर पहुंचे थे, टीम अन्ना के आंदोलन पे सवाल भाजपा ने कभी नहीं उठाए। तो कहीं ना कहीं जो माहौल उन लोगों ने तैयार किया था, ये भाजपा अच्छी तरह जानती है कि जब दोनों ही आंदोलन हुए थे, रामदेव का आंदोलन हो चाहे टीम अन्ना का आंदोलन हो, एक माहौल देश में उस समय भी बना था और कहीं ना कहीं उसका असर अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उसी माहौल को शायद भाजपा बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है इन चुनावों में। और निश्चित तौर पर मैं आशीष से देखता हूं कि अगर ऐसी वाकई में ये कोयला घोटाले में अगर सीबीआई जैसे जांच कर रही है, कांग्रेस के जो मंत्री है स्कूल शिक्षा मंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सुबोधकांत सहाय का यहाँ पर नाम आया था, शिवप्रकाश जायसवाल पर किरीट सोमैया जो भाजपा के नेता है उन्होंने आरोप लगाया कि वो 4000 पन्नों का दस्तावेज सौंपेंगे सबूत के तौर पर यहाँ पर सीबीआई को, जिसमें शिवप्रकाश जायसवाल भी जेल जाएंगे। यानी कि उनका पूरा निशाना एक एक करके उन मंत्रियों को बनाना है जो यूपीए 2 के यहाँ पर मंत्री हैं, क्योंकि टीम अन्ना ने भी जो 15 मंत्रियों की सूची यहाँ पर जारी की थी, वहां पर उन्होंने बकायदा फोटो लगाए थे और कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैश करा लिया जाए और जिसकी पूरी तैयारी भाजपा ने यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या घोटालों के मुद्दे पर आम चुनाव लड़ा जा सकता है। ऐसे में अब जबकि ये तय हो रखा है दीपक कि जब अगला आम चुनाव होगा, ऐसे में बीजेपी इन तमाम घोटालों की लिस्ट को लेकर जनता के बीच जाएगी। क्या आपको लगता है कि इससे पहले हमने देखा है तमाम ऐसे आम चुनाव हुए हैं जब घोटालों की बात होती रही है, हाँ इतनी नहीं हुई है, क्या आपको लगता है कि घोटालों के मुद्दे पर बीजेपी को सत्ता में वापस आने का मौका मिल पाएगा? हंगामे की ये कीमत जो हमने चुका रही है, बीजेपी भी चुकाएगी क्या? कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से हंगामे की कीमत हम चुका रहे हैं, आम जनता चुका रही है, क्या इसकी कीमत पर सत्ता मिल पाएगी इन दोनों को? क्योंकि दोनों के पास मुंह छुपाने के लिए भी वहां पर राह तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही के हाथ यहां पर काले नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएजी पर अभी पूरी चर्चा नहीं हो पाई है। बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस को क्लीन चिट तो दी ही नहीं जा सकती है। ऐसे में जब आम चुनाव में बीजेपी भी होगी और कांग्रेस भी आमने सामने होंगे, बीजेपी क्या वापस सत्ता में आ पाएगी और कांग्रेस क्या अपनी सत्ता बचा पाएगी? ये सवाल भी बड़ा है। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पूरी कोशिश शायद ये करेगी कि जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप उन्होंने लगातार लगाए हैं कि उनके मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री को और उनके मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो 20 महीने का वक्त बचा है 2014 के आम चुनाव से पहले, कांग्रेस की शायद पूरी कोशिश यही होगी कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों की संलिप्तता इसमें जाहिर कर दी जाए और किसी भी तरह पूरी ताकत भले ही क्यों ना लगानी पड़ जाए, लेकिन इस चीज को उजागर कर दिया जाए कि भाजपा के लोग भी इस स्कैम में शामिल थे। कांग्रेस पूरी कोशिश शायद यही करेगी ताकि 2014 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा को इस मुद्दे का फायदा ना मिलने पाए। मेरे को यही लगता है कांग्रेस की पूरी कोशिश यही रहेगी, लेकिन भाजपा जिस तरीके से लगातार हंगामा करती रही है मॉनसून सत्र में, अब भाजपा ने बोला है सड़क पर उतरकर वो लोग लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का ये विरोध प्रदर्शन कितने दिन तक चल पाएगा, भाजपा इस मुद्दे को क्या वाकई में जो अगले 20 महीने बचे हैं तब तक जिंदा रख पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने दिन तक इसको जिंदा रखने में वो लोग कामयाब हो पाते हैं और कांग्रेस कितना समय लगाती है इस पूरे मामले की जांच में। सीबीआई जैसे कांग्रेस बोल रही है कि इसकी जांच कर रही है, इंटर मिनिस्टर कमेटी जो एक ग्रुप यहां पर गठित किया गया है आईएमजी, वो इस पूरे कोल आवंटन मामले को देख रहा है। उसने आज यहां पर एक बैठक भी ली थी जहां पर रिलायंस और टाटा तमाम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष भी वहां पर रखा कि उन्होंने खदान पर काम क्यों नहीं शुरू किया या क्यों किया, ताकि उन कोल ब्लॉक का आवंटन वहां पर रद्द किया जाए। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर कांग्रेस भी काम कर रही है। भाजपा अपनी एक तरफा रणनीति लेकर यहां पर काम कर रही है कि किसी भी तरीके से 2014 में केंद्र की सत्ता पर उसको काबिज होना है, क्योंकि लंबा समय हो गया सत्ता से दूर हुए। और देखिए बिल्कुल छटपटाहट ये है, क्योंकि कुर्सी चीज ही ऐसी होती है कि कुर्सी के करीब जाने के लिए आदमी कुछ भी यहां पर करने को तैयार रहता है। हमने ऐसे तमाम उदाहरण यहां पर हमने इतिहास में देखे हैं, तो आज भी हमें देखने को मिलते हैं।
लेकिन कांग्रेस मेरे को लगता है कि जो ज्यादा तेजी इसमें दिखाएगा निश्चित तौर पर उसको थोड़ा बहुत फायदा यहां पर इसका जरूर मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आशीष इस मानसून सत्र के दौरान यहां पर जो उठा, जो मैंने देखा या सभी लोगों ने देखा कि तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद एक बार फिर से यहां पर होती दिखाई दे रही है। मुलायम सिंह ने जिस दिन उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ी थी, अखिलेश यादव को वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, तो उसी दिन एक बात साफ हो गई थी कि मुलायम सिंह की नजरें अब केंद्र की राजनीति पर है और जिस तरीके से लक्ष्य उन्होंने अभी रखा है कि हम 60 सीटें वहां पर जीतेंगे और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला था उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड यहां पर मुलायम सिंह ने लिया है, तो उसको देखते हुए तो यही लगता है कि मुलायम सिंह की पूरी कोशिश यही है कि क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, पूरे देश की राजनीति वहां से चलती है, देश की सरकार में उसका अहम योगदान यूपी का रहता है, तो निश्चित तौर पर अगर मुलायम सिंह यहां पर सफल होते हैं अपनी मंशा में और तकरीबन 50 से 60 सीटें ले आते हैं तो निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद यहां पर कहीं ना कहीं फलीभूत होती दिखाई देगी। हालांकि बहुत सक्सेस ये नहीं रहा है, इससे पहले भी हमने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुलायम सिंह सबसे बड़े दल के नेता वहां पर होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी निगाहें तो वहीं पर है, लेकिन देखना यह होगा कि मायावती का स्टैंड आगे क्या रहता है। आप दीपक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हो सकता है कि बिल्ली के भागो यहाँ पर चीका फूट भी सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को ही नहीं, हमें समाजवादी और लेफ्ट तीसरे मोर्चे को भी इस पूरे परिदृश्य में देखना चाहिए। ये लोग फायदा कोई और उठा के ले जाए, बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो यकीनन ये तमाम मुद्दे हैं। 15वीं लोकसभा के पास 20 साल से भी पुराने लगभग 100 विधेयक पड़े हुए हैं, लेकिन 15वीं लोकसभा का कार्यकाल जो पूरा रहा है उसमें से 1/3 वक्त उसका बर्बाद हो चुका है। अब ये उम्मीद नहीं है कि ये जो तमाम विधेयक हैं, 100 विधेयक लंबित हैं जिनमें से कुछ 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, ये इस 15वीं लोकसभा में भी पास हो पाएंगे, इन पर चर्चा हो पाएगी, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे माननीयों को, हमारे सांसदों को इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। देश के लिए कानून बने ना बने, आम जनता की भलाई के लिए कुछ कदम उठाए जाएं या ना उठाए जाएं, लेकिन अगर आम चुनाव करीब आता है तो उसके लिए किस तरीके से राजनीति की राह पकड़नी है ये उनको बेहतर मालूम है।